नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी इसके लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका देखिए पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो भी हमने पढ़ाया हुआ है। और साथ में जो अभी तक नहीं हमने कराया हुआ, तो वो सारे के सारे जो है इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और साथ में देखिए जो और भी सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी आपके कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का, और साथ में जो केमिस्ट्री का, और साथ में जो आपका पैरेलल चल रहा है आपका केमिस्ट्री और जो आप सॉरी जो फिजिक्स है और जो पॉलिटी है, तो इसका भी जो है आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ और उसका भी साथ में जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ सारे वीडियोस का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है स्टडी करते रहिए, हम आपका जो है इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करा देंगे जनरल स्टडी का। और साथ में क्वेश्चन सीरीज भी आपका चल रहा है, जिसमें कि हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट आपका रह गए, तो वो क्वेश्चन के थ्रू आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हम समझा रहे हैं। तो इनसे भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो पिछले क्लास में हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कि हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। तो आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग जो इसमें हम लोग देखेंगे। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस सीरीज में देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है, जो पहले का जो यूज़ किया था, जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते थे पहले के, तो ये जो है उस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि जैसे मान लीजिए जब करंट फ्लो करती है, इनका जो रजिस्टर फिलामेंट जो रहती है इनके अंदर में, तो उसके थ्रू जो है ये हॉट हो जाती है और वही जो है लाइट इमिट करती है। तो यही प्रिंसिपल पे, यानी कि जो पहले जो यूज़ करते थे बल्ब हम लोग, आजकल भले CFL हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो है प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड होती थी। तो उसमें यही है कि जब करंट पास करती है, जो रजिस्टर फिलामेंट जो यूज़ करते हैं इसके अंदर में, तो वो हॉट हो जाते थे और यही जो है फिर लाइट इमिट करती थी। अब इसमें देखिए इस फिलामेंट में जैसे ये बनाए जाते हैं, तो इसके लिए जो है हाई टेम्परेचर मेंटेन करनी ज़रूरत होती थी। तो टेम्परेचर को जैसे हाई वहाँ पे रिटेन करने के लिए जो फिलामेंट जो बने होते थे, इस तरह के जो बल्ब पहले यूज़ किए जाते थे, तो वो जो है एक जो मेटल, इस तरह के मेटल के बनाए जाते थे कि जिसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है तो वो बहुत ही हाई होती थी। तो जनरली फिलामेंट जो हम लोग बनाते थे, यानी कि जो यूज़ करते थे पहले इसका, तो वो जो है जो वायर होती थी, तो वो टंगस्टन की बनी हुई होती थी। तो अब इसके साथ में देखिए जैसे टंगस्टन के फिलामेंट ये तो बनी हुई रहती है, और इसके साथ में बल्ब के अंदर में जो है इसमें और भी जैसे इनर्ट गैसेस भरे जाते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया और आर्गन हो गया। तो ये सारे जो गैसेस इसके अंदर में भरे जाते थे। अब इसके अंदर में देखिए जो टंगस्टन जो फिलामेंट जो यूज़ किए जाते थे, तो ये जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत ही हाई होती थी। तो लगभग जो है इसका नियरली होता है लगभग 3380 के बराबर, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर अगर रहेगा तब जाके जो है ये मेल्ट करेगा या फिर ये ग्लो करेगा। फिर अगला देखिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ जो यूज़ करते हैं हम लोग, ये सारे जो भी अप्लायंसेस होते हैं या फिर जो हमारी जो सर्किट होती है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक्सेसिव करंट है, अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो यूज़ करते हैं हम लोग उसके थ्रू अगर फ्लो होती है, या फिर जो सर्किट में जहाँ भी हमने यूज़ किया हुआ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को, तो वो जो है अगर एक्सेस करंट पास करेगी, तो ये ब्लो आउट हो जाती है उस समय। तो इस तरीके से जितने भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि कॉस्टली होता है, तो उनको ये जो है डैमेज होने से बचा देती है। तो फ्यूज़ जो होते हैं, तो इनको हमेशा हम लोग जो है सीरीज में इनको जोड़ते हैं हम लोग, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, तो हमेशा इनको सीरीज में हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि जो है बाकी जो जितने भी अप्लायंसेस है या फिर जो पूरे सर्किट है, तो वो पूरे तरीके से बच जाए डैमेज होने से। अब इसके अंदर में एक वायर होती है, और वायर का भी जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो वायर जनरली इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो जो है लीड और टिन एलॉय को वो बना हुआ रहता है। तो जिनका एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो वो लो होती है, और साथ में जो रेजिस्टेंस होती है इनकी, तो वो हाई होती है। तो ये आपका है फ्यूज़ वायर का जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे आते हैं कि जो फ्यूज़ वायर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है तो वो क्या होती है। तो इसमें देखिए उसकी जो लो मेल्टिंग पॉइंट होने चाहिए, जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं हम लोग लीड एंड एलवाई का जो यूज़ करते हैं हम लोग, जो वायर यूज़ करते हैं इसके अंदर में, और साथ में उसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए
लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए करंट जैसे मान लीजिए अगर फ्लो कर रही है, जितना स्पेसिफाइड लिमिट होनी चाहिए अगर उससे अगर ये ज़्यादा क्रॉस करती है करंट, तो उस समय जो फ्यूज वायर जो यूज़ किया हुआ है हमने इसमें, तो वो जो है ब्लो कर जाएगा, यानी कि वो ब्रेक कर जाएगा, सर्किट सर्किट को ब्रेक कर देगा, क्योंकि अगर यही ब्लो हो गया तो सर्किट ही ब्रेक कर जाएगा क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि अगर एक्सेस करंट फ्लो करे तो ये फ्यूज़ का जो वायर है तो वो जो है बर्न आउट कर जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे। इस तरीके से जो अप्लायंसेस होंगे तो हमारा जो है सेव हो जाएगा डैमेज होने से। अब इसमें जो रेजिस्टेंस होती है तो ये इसमें हाई रेजिस्टेंस इसकी रखी जाती है। हाई रेजिस्टेंस इसलिए रखी जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होती है तो वो जो है उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर हीट प्रोड्यूस अगर होगा तो वो जैसे बर्न आउट होगा ही। और लो मेल्टिंग इसलिए रखते हैं हम लोग ताकि अगर एक्सेसिव करंट पास करे तो वो जो है बर्न आउट हो जाए इसमें। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक इसका है, तो ये आप लोग याद रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होती है जो फ्यूज़ होती है यूज़ करते हैं हम लोग वायर का उसकी। अब इसके बाद देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट और साथ में जो रेजिस्टेंस जो होती है फ्यूज़ वायर का, तो ये डिफरेंट होती है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। ऐसा नहीं है कि सबका सिमिलर होती है, सबका डिपेंड करता है कि वो कौन से अप्लायंस में हम लोग यूज़ करें। किसी में आप देखते होंगे जो फ्यूज़ वायर होती है तो वो बहुत ही पतली होती है, लेकिन कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें जो फ्यूज़ वायर होते हैं तो उनका आप देखते होंगे कि वो जो है थोड़ा सा मोटी होती है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ किए गए हुए हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्योंकि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं तो जब इनको इलेक्ट्रिक सर्किट में इनको जब ऐड किया जाता है जोड़ा जाता है तो ये जो है मेजर करेंगे वहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, या फिर जो स्मॉल करंट होता है, तो इन सभी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम लोग। तो जैसे पहला आपका इसमें गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर जो होती है बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होती है, जो कि ये बहुत ही स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर करंट मान लीजिए अगर इसकी जो रेंज अगर 10⁻³ माइक्रो एम्पियर भी है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होती है। तो इसमें देखिए जो गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसके अंदर में जो डिफ्लेक्शन आपका होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, तो करंट कितना पास कर रहा है इसके थ्रू, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो उसके बेसिस पे जो है डिफ्लेक्शन होती है और उसी के थ्रू हम लोग जो है रीडिंग कर लेते हैं कि करंट कितना मेजर किया हुआ है उसके अंदर में। अब इसके अंदर में जो गैल्वेनोमीटर आपका रहता है आपका, तो ये एक तरीके से एक्चुएटर की तरह ये काम करता है आपका। तो इसमें जो रोटेटरी जो होती है, यानी कि जो डिफ्लेक्शन होती है पॉइंटर का, तो वो करंट जब पास करती है इसके अंदर में जो कॉइल आपका होता है जो कि ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये वर्क करता है, तो जो करंट इसके अंदर में पास करेगी तो उसी के थ्रू जो है पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होती है। फिर अगला देखिए इंस्ट्रूमेंट आपका एमीटर है। तो एमीटर का देखिए यूज़ करते हैं हम लोग करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर में। तो एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं हम लोग करंट का। तो एमीटर का सबसे जो सिंपल मतलब कि जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको हमेशा जो है सीरीज में ये जोड़ा जाता है यहाँ पे, यानी कि जब भी इसको ऐड करेंगे हम लोग सर्किट के अंदर में, अगर मेजरमेंट करना होती है करंट का, तो हमेशा सीरीज में इसको जो है वहाँ पे कनेक्ट की जाती है। अब इसके थ्रू देखिए मान लीजिए करंट को अगर हमको मेजर करना है, कोई भी अगर सर्किट है तो उसके करंट जितने भी जाएगी तो इस एमीटर के थ्रू चली जाएगी। और सीरीज में आप जानते हैं कि करंट जो है तो वो आपका हमेशा जो है इक्वल ही रहती है। तो जब इसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रही होगी तो वो एमीटर के जो है जो रीडर रहेगा यहाँ पे, जो इसके अंदर में जो कांटे लगे रहेंगे तो वहाँ पे वो दिखा देगा वहाँ पे पॉइंटर की कितना करंट है इसके अंदर में, और उसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। और साथ में देखिए जो एमीटर होता है तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो आइडियली यदि हम बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होना चाहिए एमीटर का तो वो जीरो होना चाहिए आपका, क्योंकि देखिए जो करंट हम लोग मेजर कर रहे हैं एमीटर के थ्रू, अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस अगर जीरो नहीं होता है तो करंट जो है इसके अंदर में मतलब कि अगर पास करेंगे तो रेजिस्टेंस भी वो जो है वो भी करंट को करेगा, यानी कि वो फ्लो करने से वो स्टॉप करेगा इसको। और साथ में जो एग्जैक्ट करंट का वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं और वो अफेक्ट कर सकता है रीडिंग को। तो इस तरीके से जो आइडियल एमीटर होना चाहिए तो उसकी ये रेजिस्टेंस जो है मतलब कि उसकी जीरो होनी चाहिए। हालांकि देखिए प्रैक्टिकली में आइडियल एमीटर जो है इस तरीके का पाना इम्पॉसिबल है। तो एमीटर सिंपली आपका है कि जैसे डायरेक्ट करंट या फिर जो अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं सर्किट में, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और वो भी एम्पियर में। तो ये यूनिट आपका है जो आपको याद रखना है यहाँ पे। अब एमीटर देखिए इसका जैसे कि बहुत ही लो इम्पिडेंस होती है, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होती है एमीटर का वो तो बहुत ही कम होनी चाहिए। और एमीटर को हम लोग कभी भी पैरेलल में यूज हम लोग नहीं करते, इसको हमेशा हम लोग सीरीज में ही यूज़ करते हैं। फिर अगला देखिए जो इंस्ट्रूमेंट है तो है वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कोई भी सर्किट का मान लीजिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं हम लोग। और देखिए वोल्टेज जैसे आप जानते हैं कि जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है तो ये पैरेलल में हमेशा सेम होती है। तो इस तरीके से जो वोल्ट मीटर होती है तो इसको भी हम लोग पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं उस एलिमेंट के थ्रू। तो आप लोग इस बात को याद रखना है, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपका एमीटर जो रहता है तो उसको सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्ट मीटर होती है इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आपका वो पैरेलल सर्किट में ही वो सेम होती है जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी के थ्रू। अब देखिए जो आइडियल जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वोल्ट मीटर का, तो उसका इन्फिनाइट होना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फिनाइट नहीं होगा तो अगर मान लीजिए कि जैसे अगर कोई भी करंट है आपका, तो वो अगर इसके थ्रू चला गया आपका यहाँ पे, तो अगर करंट जाएगा यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस इसकी कम रहेगी तो उससे रीडिंग इफेक्ट हो सकता है आपका। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस होना चाहिए जो यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो उसकी इन्फिनाइट होनी चाहिए, ताकि जो है करंट उसको कोई भी जैसे कोई भी जो इफेक्ट ना कर सके। और जो भी करंट मान लीजिए अगर पास कर रही है उसके थ्रू, तो वो जो है कोई भी करंट वो ड्रॉ ना कर सके। अगर पास भी होती है तो वो जो है रेजिस्टेंस उस सबको इग्नोर कर देगा यहाँ पे। और साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के क्रॉस है तो वो आपका ट्रू वैल्यू के जो है उसी के तरीके से रिमेंस रह सके सेम उसका। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी होती है तो वो पैरेलल में ही सेम होती है। तो इस तरीके से जो है वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ही यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कि इसी कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में ही। तो ये मेन मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं करंट की। तो करंट देखिए इस दो टाइप के आपको होते हैं इलेक्ट्रिक करंट आपके। जैसे हम बात करते हैं इसकी, तो इसका पहला आपका हो गया अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा आपका यहाँ पे है डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे देखिए सिंबल आपका गलत दिया हुआ है, तो ये आप लोग शॉर्ट फॉर्म या इम्प्रूव कर लेना। अल्टरनेटिंग करंट का आपका एसी हो जाएगा, डायरेक्ट करंट का डीसी हो जाएगा। तो पहला देखिए आपका अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में लोग एसी इसको लिखते हैं हम लोग। तो इसमें जो करंट जो होती है तो वो पीरियोडिक नेचर की होती है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड जो आपका रहेगा तो वो जो है पीरियोडिकली ये वेरी करता रहेगा। और इसकी जो पोलैरिटी होती है तो वो रिवर्स आपका करता रहेगा हर एक हाफ साइकिल के बाद है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक समय पॉजिटिव रहे तो अगर हाफ साइकिल में आपका ये नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है इसमें वेरिएशंस होते रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। और देखिए जो फ्रिक्वेंसी होती है एसी का अल्टरनेटिंग करंट का, तो ये होता है कि दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ द एसी। तो अब देखिए एक सेकंड के अंदर में कितना नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस किया गया हुआ है, तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो हम लोग हाउस होल्ड में जो यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में आती है, तो उसमें जो है जो कितनी जो फ्रिक्वेंसी उसके होता है दैट इज़ 50 हर्ट्ज। यानी कि 50 साइकिल्स जो एसी का मतलब कि इसके अंदर में जो है आपका पूरा होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो है पूरा इसका कितना टाइम लगा आपका वो। और उस तरीके से एक सेकंड के अंदर में टोटल 50 साइकिल ये कंप्लीट करता है। तो यही चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर में। तो फ्रिक्वेंसी इसकी होती है दैट इज़ 50। तो ये आप लोग याद रखना है, ये चीज़ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और वहीं पे देखिए जो डायरेक्ट करंट है, तो डायरेक्ट करंट के अंदर में जो इसकी देखिए जो मैग्नीट्यूड और साथ में जो डायरेक्शन होती है करंट का, तो वो इसमें वेरी नहीं करेगा। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है तो उसके अंदर में जो इसकी मैग्नीट्यूड होती है और साथ में जो डायरेक्शन होती है तो वो जो है इसमें वेरी करते रहती थी। लेकिन डायरेक्ट करंट अंदर में वेरी नहीं करेगा आपका, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा इसकी मैग्नीट्यूड या फिर जो डायरेक्शन है। तो इस तरह के जो करंट आपके उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलेंगे। अब देखिए जो एसी और डीसी जो करंट होते हैं तो उनका सबका अपना अपना एप्लीकेशन और उसके अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं यूजेस के बेसिस पे। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों के बीच में, तो इसके थ्रू जो है आप लोग समझ सकते हैं दोनों का कि कौन इसमें से जो अच्छा कौन जो है अपना फील्ड के रेस्पेक्टिव फील्ड में जहाँ भी यूज हो जाता है तो वो अपना कौन सा यूज है करने के लिए बेस्ट है। तो पहला देखिए दिया हुआ है इसमें कि द जनरेशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन द डीसी। तो जनरेशन की अगर बात आती है तो एसी को जनरेट करना ये मोर इकोनॉमिकल होता है देन डीसी। फिर दूसरा देखिए दिया हुआ इसमें कि एसी वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप अप और द स्टेप डाउन यूजिंग द ट्रांसफार्मर। यानी कि जो एसी जो वोल्टेजेस होते हैं तो इसको हम लोग इजिली इसको और जैसे बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं या फिर इनको स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो हम लोग जो कैरी कराते हैं तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग अप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के यूज़ करके। फिर अगला देखिए कि एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए लॉन्गर डिस्टेंसेस विथ लेस लॉस ऑफ एनर्जी। और जो एसी जो आपका रहता है अल्टरनेटिंग करंट जो होती है इसको हम लोग लॉन्गर डिस्टेंस पर ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसमें जो है एनर्जी की भी लॉस बहुत कम होती है।
फिर अगला देखिए है कि एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय यूजिंग द रेक्टिफायर्स, यानी कि जो एसी जो आपका रहता है तो इसको हम लोग रेक्टिफायर्स का यूज़ करके इनको डीसी में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसी का बहुत सारे एडवांटेजेस है डीसी के ऊपर में, और यहाँ पे जो है डीसी जो आपका है तो इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे। और ये चीज़ आपने ऑलरेडी देख लिया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी का तो वो आपका 50 हर्ट्ज होती है। फिर डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या होते हैं इसके एसी के। तो देखिए एसी जो आपका रहता है तो ये मोर फेटल होता है और साथ में डेंजरस भी आपका होता है डीसी के कंपैरिजन में। और एसी आप जानते हैं कि ये हमेशा आपका फ्लो करता है, यानी कि जो कंडक्टर का जो आउटर लेयर होता है तो सिर्फ उसी में ये फ्लो करता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए इसके लिए स्टैंडर्ड वायर की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते होंगे कि जो भी वायर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर में जो है स्टैंडर्ड किया हुआ रहता है। अब उसके बाद अगला देखिए दिया हुआ इसमें आपका कि एसी कैनॉट बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस आपकी होती है तो उस केस में जो है हम लोग एसी का यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आपके कॉन्सेप्ट, इससे कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आपके आते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट से भी। तो ओपन सर्किट हम लोग किसको बोलेंगे कि अ सर्किट इज सेड टू बी ओपन इफ नो करंट इज पास थ्रू द सर्किट, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कोई सर्किट आपका दिया हुआ है, इसमें कोई भी जैसे वायर है कहीं पे कटा हुआ है, या फिर जो है ये सर्किट ही आपका ब्रेक है और करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये आपका ओपन सर्किट का एग्जाम्पल आपका रहेगा। तो कोई भी डिवाइस या अप्लायंसेस जैसे आपका कनेक्ट किया हुआ रहेगा तो वो ग्लो आपका नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है सर्किट ही आपका ओपन है। तो करंट को फ्लो करने के लिए उसके लिए क्लोज पाथ चाहिए, यानी कि क्लोज सर्किट को चाहिए। तो वही दूसरा इसमें आपका यही दिया हुआ है कि क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे हम लोग, अ सर्किट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ करंट पासिस थ्रू द सर्किट, यानी कि करंट जो है इसके थ्रू पास करेगी। तो अगर ये आपका क्लोज सर्किट का एग्जांपल है तो इसके थ्रू आप देख रहे हैं कि जो करंट पास कर रही है और जो भी डिवाइस इसमें यूज़ किया गया तो वो जो है आपका ब्लो कर रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं जो हम लोग घरों में जो यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से आपके होते हैं। तो देखिए जो हमारा जो घर में जितने भी जो सप्लाई हम लोग जो यूज़ करते हैं, यानी कि जो रिसीव करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर से, तो वो सबसे पहले देखिए जो मेन सप्लाई में हमारा जो आता है तो हम लोग उसको जो है अब जो भी हम लोग यूज़ करते हैं तो वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं हम लोग, यानी कि वायर के थ्रू हम लोग कोई भी सप्लाई लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स होगा या फिर जो कहीं से भी आप लोग लेते होंगे अंडरग्राउंड केबल से भी, तो उसके लिए देखिए जो केबल होते हैं तो उसमें आपका 3 तरह के लगे रहते हैं, यानी कि 3 तरह के कलर के केबल रहते हैं। तो उसमें आपका जो वायर आपका रहेगा उसमें, यानी कि जो भी केबल या वायर जो रहेगा आपका सप्लाई करने के लिए, तो आप देखते होंगे कि नॉर्मली वो आपका रेड कलर का होता है या फिर एक ब्लैक कलर का और एक आपका जो रहता है ग्रीन कलर का आपकी होती है, चाहे कोई भी अप्लायंसेस आप लोग यूज़ करते होंगे। तो हालांकि आजकल जो है और भी डिफरेंट कलर में आपके होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो रहते हैं आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके कि ये जो है कलर जो रहती है तो ये कौन सा, जैसे इसका हम लोग डिनोट करते हैं इसके थ्रू, तो वो जो है इनसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग इसको याद रखना। तो जैसे रेड कलर की जो वायर आपकी होती है जिसका इंसुलेशन कवर रेड कलर की होती है तो उसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, या फिर इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं हम लोग। और अनदर जो आपका वायर जो रहता है जिसका भी ब्लैक इंसुलेशन उस पर ऊपर में चढ़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर बोलते हैं, फिर इसको नेगेटिव भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। हालांकि इससे कोई स्टैंडर्ड आजकल जो है बहुत सारे कलर मतलब आते हैं आजकल, तो उसके थ्रू आप ये नहीं पहचान सकते कौन सा लाइव वायर है या फिर जो है कौन सा न्यूट्रल वायर है। हालांकि बस ये नोटेशन के लिए आता है, एग्जाम में अगर आ जाए आपका तो वो जो है आप इसके थ्रू इसको पहचान सकते हैं आप लोग। और एक और आपका कलर का रहता है जो कि आपका ग्रीन कलर का रहता है, तो इसको जो है बोलते हैं हम लोग अर्थ वायर, इसको हम लोग बोलते हैं जिसका कि ग्रीन इंसुलेशन रहती होगी। तो यूजुअली देखिए जो अर्थ वायर जो आपका रहता है ग्रीन कलर का जो रहता है, तो जो मेटल प्लेट जो होते हैं, जैसे जो अर्थ के अगर आप अर्थ के घरों के अंदर में अगर आप लोग अर्थिंग करते होंगे तो उसके थ्रू इस वायर को कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे। और जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं आपको, और जितने सेफ्टी मेजर्स के रूप में भी इनका हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे अप्लायंसेस में, जैसे कि जिनका मेटेलिक बॉडी होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस आपका एग्जांपल का हो गया, या फिर टेबल फैन टोस्टर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो इन सभी में आप देखते होंगे कि जो आपका ग्रीन कलर रहता है तो इसको जो है हम लोग अर्थ वायर बनाते हैं हम लोग, उसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है इनको। अब उसके साथ में देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज आती है हमारे घरों में, तो दो वायर के बीच में, यानी कि जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो रहती है तो इसके बीच में 220 वोल्ट की रहती है। तो ये नॉर्मल आपका है जो कि हर एक घरों में सप्लाई की जाती है। और फिर इसके बाद जैसे जो केबल आपका जो रहता है, यानी कि जो मेन सप्लाई सब जो लेते हैं, ये जो वोल्टेज रहता है आपका यहाँ पे, तो इसको फिर मीटर बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है आपका यहाँ पे। फिर यही जो वायर आपके रहते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू आपका जाता है, और साथ में फिर जो करंट आपका रहेगा वो मेन फ्यूज के थ्रू आपका जाएगा। और मेन स्विच के थ्रू जो है आपकी जितने भी लाइन वायर आपके घरों में लगे रहते हैं तो उसके थ्रू पूरे घर में आपकी सप्लाई होती है।
अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जैसे कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है आपके। बहुत सारे जो भी कंपोनेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कनेक्टिंग वायर हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, रेजिस्टेंस या फिर फिलामेंट्स हो गया, फ्यूज वायर हो गया। तो इनसे भी कभी कभार क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो कनेक्टिंग वायर की हम बात करते हैं। तो कनेक्टिंग वायर देखिए, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है आप लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेते हैं अपने घरों में, या फिर जो है जितने भी सर्किट जो रहते हैं आपके, या फिर जो जितने भी बल्ब या फैन हो गए, तो वो सारे जो है ग्लो करते हैं। तो जो मटेरियल्स जो यूज़ किया जाता है, जो यानी कि जो कनेक्टिंग वायर बनाने के लिए, तो इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनके, कि इनका जैसे जो होना चाहिए, यानी कि जो फ्लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इनकी एक निश्चित होनी चाहिए, उतना इसके अंदर में आनी चाहिए। तो नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वायर जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए दिया हुआ रेजिस्टेंस बॉक्सेस का। तो मटेरियल जिनका जैसे हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन उनका जो रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए वो जो इंक्रीज नहीं करना चाहिए टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ में। तो इसमें देखिए जो रेजिस्टेंस जो बॉक्सेस होते हैं, तो इनका हम लोग जैसे कॉन्स्टेंटिन का या फिर मैग्नीन का या फिर जर्मन सिल्वर का, जो इनके थ्रू इन ये जो सारे एग्जाम्पल आपके दिए हुए जो बनती है इनसे। फिर अगला देखिए और भी आपके जैसे हो गए रजिस्टर और फिलामेंट जो होते हैं। तो मटेरियल्स जो होता है आपका जिनका लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, और साथ साथ में प्योर मेटल ये नहीं रहते हैं, एलॉय का हम लोग जो यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में, यानी कि जो फिलामेंट यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें आपका जैसे एग्जांपल आपका हो गया जैसे नाइक्रोम का हो गया, या फिर जो है मैग्नीन का हो गया, तो इनका भी यूज़ किया जाता है इनके लिए। फिर अगला देखिए फ्यूज़ वायर का है। तो मटेरियल ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग इसके अंदर में कि जिनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और हाई रेजिस्टिविटी होती है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे एलॉय लिडोटिन का आपका हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए कि इन पैरेलल सर्क्यूट्स ऑफ बल्ब्स। तो पैरेलल सर्क्यूट के अंदर में अगर मान लीजिए बल्ब जो कनेक्टेड है, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑप्शन ए देखिए कि सेम करंट एग्जिस्ट इन ऑल द बल्ब्स। अब देखिए पैरेलल में अगर कोई भी सर्किट के अंदर में बल्ब कनेक्टेड है, तो उस केस में जो करंट आपका रहेगा तो वो सेम फ्लो नहीं करेगा, सेम करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आपका करंट डिवीजन हो जाएगा पैरेलल सर्किट में। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं दिया हुआ है। फिर अगला देखिए कि वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब रिमेन्स द सेम। तो जो वोल्टेज रहेगी हर एक बल्ब के अक्रॉस, तो वो सेम रहेगी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया, क्योंकि पैरेलल में जो है वोल्टेज जो रहती है तो वो सेम होती है, चाहे वो कोई भी अप्लायंसेस कनेक्ट किए हुए रहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका ये सही आपका दिया हुआ है। बाकी और भी आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन कि फेल्योर ऑफ एनी बल्ब लीड्स टू ब्रेक इन द सर्क्यूट। अगर मान लीजिए कोई भी जैसे आपका बल्ब इसमें ब्रेक कर जाता है, तो वो जो है पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि सीरीज में ऐसी होती है। सीरीज में अगर कोई भी सर्किट मान लीजिए अगर और जो है आपको कोई भी बल्ब अगर ब्रेक कर जाता है या फिर ब्लो कर जाता है, तो पूरी सर्किट जो उसमें ब्रेक हो जाती है। लेकिन पैरेलल में एक एडवांटेज होती है कि उसमें कोई अगर मान लीजिए कोई बल्ब अगर ग्लो आउट भी हो जाती है, वो बर्न आउट भी हो जाएगा, तब भी सर्किट कंप्लीट रहेगा और बाकी सारे जो और रहेंगे तो वो ग्लो करते रहेंगे। फिर उसके बाद ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है इसमें आपका, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं, सिर्फ इसमें आपका जो है ऑप्शन बी ही सही दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ओवरलोडिंग से बचाने के लिए जो है कौन सा प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है कि फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्क्यूट। तो फ्यूज जो है हमको कनेक्ट करना चाहिए सर्किट के अंदर में। तो देखिए ये सबसे बड़ा मतलब कि सॉल्यूशन रहती है कि अगर हमें ओवरलोडिंग से बचाना है हमको, तो उसमें जो है हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करें सर्किट के अंदर में, ताकि अगर एक्सेस करंट पास होके वहाँ से, तो वो जो है फ्यूज़ ब्लो आउट हो जाए और बाकी जो अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से मेरा बच जाए इसका। तो इसके लिए देखिए फ्यूज़ वायर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसका आंसर हो सकता है। हालांकि और भी ऑप्शन इसमें से देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है कि टू मैनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन सिंगल सर्क्यूट। तो सिंगल सर्क्यूट के अंदर में जो है बहुत सारे अप्लायंसेस हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट मतलब कि जो है हो सकता है ओवरलोडिंग से हम बचा सकते हैं। फिर अगला देखिए इसमें दिया हुआ है कि फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। अगर मान लीजिए कोई फॉल्टी अप्लायंसेस है जिसमें के थ्रू हमको पता है कि ये इसके थ्रू जो है बाकी और सर्किट जल सकते हैं या फिर ब्रेक कर सकते हैं या फिर और डैमेज हो सकती है, तो हमें उसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी जो है हम लोग ऐसा उपाय करके हम लोग ओवरलोडिंग से बचा सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से इसमें जितने भी दिए हुए हैं स्टेटमेंट आपके, तो सभी के सही, सभी आपके इसमें करेक्ट है कि जिसके थ्रू हम लोग ओवरलोडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए ऑल द ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आपका है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर जनरली मेड अप ऑफ।
तो देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है तो वो जनरली किससे किससे बनाई जाती है। तो आपने देखा था कि ये जो फिलामेंट जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये होता है टंगस्टन का बनी हुई होती है। तो दैट इज ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ही हाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो है मैच करना है करेक्ट रिस्पॉन्स के साथ में। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या है। जैसे दिया हुआ है इसमें आपका कि बल्ब फिलामेंट, और इधर देखिए दिया हुआ है नाइक्रोम पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो रेजिस्टिविटी और टंगस्टन। तो देखिए जो बल्ब का फिलामेंट होता है तो आप जानते हैं कि ये हम लोग जो है टंगस्टन का यूज़ करते हैं फिलामेंट के रूप में। जो बल्ब यूज फिलामेंट जो बल्ब में जो फिलामेंट यूज़ करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए का देखिए जो वन का आपका डी के साथ मैच होगा। तो वो वन का डी देखिए केवल ऑप्शन सी में ही आपका दिया हुआ है, बाकी किसी में भी आपका इसमें नहीं दिया हुआ है। तो बाकी सबको तो आप ऐसे ही इलिमिनेट आप कर सकते हैं। तो इसी को आप लोग ऑप्शन मार्क करके चले जाए, क्योंकि एक ही में दिया हुआ है आपका यहाँ पे। हालांकि आप और इसमें आप देख लीजिए कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो जो हीटिंग इफेक्ट जो होती है आपने देखा था इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो है हम लोग नाइक्रोम का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए टू का जो होगा आपका मैचिंग होगा ए के साथ, तो टू का ए मैचिंग आपका हो रहा है सिर्फ ऑप्शन इसी में ही सी में ही आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका अभी करेक्ट जा रहा है यहाँ तक। फिर तीसरा देखिए इसमें दिया हुआ है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर एक आपका जैसे एक फिनोमिना होता है जिसमें कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है तो वो जीरो हो जाती है, यानी कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं रहती है। तो थ्री का आपका सी के साथ मैच होगा। तो थ्री का सी इसी में आपका दिया हुआ है। और इसमें देखिए फोर आपका दिया हुआ है ईएमएफ इज। तो ईएमएफ जो आपका क्या होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका होता है। तो जो आपका फोर है तो ये बी के साथ मैच होगा। तो फोर का बी इसमें दिया हो तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा इसमें से जो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये तीनों के तीनों जो है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी कि इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देखिए इसमें ऑल ऑफ द अबव ओके हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है तो ये आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है आपका यहाँ पे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमने इसमें पूरा अब कंप्लीट कवर कर लिया है। और बाकी जो नेक्स्ट जो आपका रह गया जिसमें मैग्नेटिज्म आपका है तो उसको भी हम लोग एक या दो लेक्चर्स में उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा जो जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और बाकी जो अदर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके तो वो क्वेश्चन के थ्रू हम आपका करा रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखते रहिए। और साथ में वीडियो को भी जो है आप लोग शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।